जैक क्लास 8 बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बता दें कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है ना 10 मार्च को शुरू हो रहा है, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। और सारे पेपर्स जो है सो एक ही दिन में होने वाले हैं। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग वीडियो जो है सो हम ये अपलोड कर दिए हुए हैं। ये हमारा हम जो वीडियो है ना मैथ से होने वाला है। इससे पहले हमने साइंस का डाला है, आप लोग जाके देख सकते हैं। क्लास 8 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला ये प्ले लिस्ट में जा करके, है ना। और दोस्तों सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव है, आप लोग को बता दें। चलिए देर ना करके शुरू करते हैं। जो भी क्वेश्चन बताएंगे सारे क्वेश्चंस वायरल हैं, सारे क्वेश्चंस जो है सो वही सब टाइप आएंगे जो हम पढ़ाएंगे। तो चलिए देर ना करते शुरू करते हैं। मैं रोहित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके द डिजिटल नॉलेज वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। एंड सभी को जोहार, सभी को सुप्रभात एंड सभी को नमस्कार। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि क्लास 8 के जो भी बच्चे हैं ना अब 9 में जाएंगे, है ना। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ही। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अभी से आप लोग जो है अपने एक व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को बना दिया गया है, उसको ज्वाइन कर ले। क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से इसी वीडियो के मोर में जाना है आपको, और वहाँ पे क्लास 8 का व्हाट्सएप ग्रुप में ये लिंक दिया गया है, क्लिक करना है और आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और आप लोग जो है सो अपनी क्लास को लगातार करें, और जो भी क्वेश्चंस हम डालेंगे आपको जो है सो वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपके क्वेश्चंस हो चाहे आपके कोई भी नोटिस हो, सारी चीज़ को मैं वहाँ पे शेयर करता रहूँगा। तो इसलिए क्लास 8 के व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। और क्लास 8 की वीडियोस जो है सो आप लगातार 8 तो आज लास्ट है, फिर धीरे धीरे आप लोग 9 में जाओगे, फिर लगातार आप लोग की वीडियोज़ आएगी, टेंशन ना लें। बाकी तैयारी जो भी करवा रहे हैं क्वेश्चन इसी टाइप के रहेंगे दोस्तों। मैथ्स के जो भी टाइप हैं और क्वेश्चन हैं यही सब रहने वाले हैं। चलिए आप लोग आज क्लास सबसे पहले शुरू करेंगे। आप लोग का देख रहे हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है सो कौन सी है? 1, 0, 2 और 3। सबसे छोटी जो होती है ना पूर्ण संख्या वो होती है 0। क्या होती है दोस्तों? 0। आप लोग याद रखिएगा, पूर्ण संख्या को यहाँ पे 0 कहा जाता है, ठीक है। चलिए सवाल हमारा नेक्स्ट है, क्या है कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? दोस्तों 5 का बोल रहा है इनवर्स, -5, 1 -1/5 और 5/-1 और एक 1/5। तो इस टाइप के सवाल दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्युत्क्रम आपको बार बार पूछेगा, मतलब हर बार पूछता है, आप लोग देखे भी होंगे पहले के पेपर में। तो 5 का जो व्युत्क्रम जो होगा ना वो होगा 1/5। व्युत्क्रम क्या होता है? तो हमेशा जो होता है कोई भी संख्या रहेगा उसका उल्टा, ये 5/1 इसको मानते हैं, ठीक है, 5 को। तो इसका व्युत्क्रम उल्टा, तो 1/5, ठीक है। रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। चलिए समझ में आ गया। सवाल नंबर देखते हैं 3 क्या है? 19 का वर्ग क्या होगा? दोस्तों 19 का वर्ग देखिए, 9 9 81, 9 9 क्या होता है? 81, यानी कि लास्ट में एक आ रहा है। 19 का आप 9 लेंगे और 9 9 81, 81 का लास्ट में क्या आता है? एक आता है। एक वाला कोई ऑप्शन होगा, या तो ये या तो ये। हालांकि 1 और 3 पहली फुर्सत में रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। 2 और 4 में कोई एक लगता है। तो 19 का स्क्वायर करते हैं, चलिए करते हैं। स्क्वायर निकालने एक फार्मूला भी है, मतलब फार्मूला क्या ट्रिक है देखिएगा कैसे। 19 को आप डबल बार लिखें ऊपर में और उसका 3 टांग खींच दें, है ना, और आपका 3 टांग में लिखना है। तो 9 का स्क्वायर 81, 81 का 1, इसके टांग में 8, 1 9 9, 9 दूना 18, 18 और 9 जी कितना होता है? कितना होता है? 18 और 9, 9 नहीं है ये, हमने बोला 1 9 9 और 9 दूना 18, 18 और 8 कितना होता है? 26 ना। 26 का 6 बचेगा कितना? 2 इसके टांग में, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 कितना हो गया? 3, यानी कि दोस्तों 3 6 1 देख रहे हैं 361 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसलिए इसका आंसर जो है बी कर लेंगे, इस तरीके से निकालते हैं। चलिए सवाल हमारा 3 का आंसर बी हो गया, ऑप्शन बी। आइए सवाल नंबर 4 देखते हैं। 4 सवाल क्या है कि 900 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए 900 का वर्गमूल कुछ नहीं करना है, 9 का वर्गमूल 3 होगा और 00 का वर्गमूल सिंगल 0, 30। 30 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है, इसीलिए 1 हो जाएगा। 30 का वर्गमूल 900 का वर्गमूल 30 हो जाएगा, यानी कि 30 का वर्ग 900, 30 का वर्ग 900 और 900 का वर्गमूल 30। 30 में वर्ग और वर्गमूल, वर्ग होता है उसका मल्टीप्लाई और वर्गमूल होता है उसका जो है सो ये स्क्वायर रूट निकाल कर जो आंसर आएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 5वां देख रहे हैं। 11 का घन कितना होगा? घन मतलब समझ में आ रहा है? पावर 3, यानी कि 3 बार आपको 11 का मल्टीप्लाई लेना है। तो कितना हो जाएगा? 11 11 121 होता है जी, और फिर 11 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 11 एकम 11 बचेगा कितना? 1, फिर 11 दूना 22 और 21 के 3 बचेगा 2, 11 एकम 12 13, 13 31
13 31 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी। 1 2 रॉन्ग हो जाएगा, 4 रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सी बोलिए, सी बोलिए चाहे 3 बोलिए, वो राइट हो जाएगा। मतलब 13 31 राइट हो जाएगा। अगला सवाल देख रहे हैं दोस्तों, अगला सवाल देख रहे हैं कि 8/27 का घनमूल क्या होगा। देखिए 8/27 का घनमूल, घन का मतलब समझ रहा है, पावर 3। देखो 8 है सो 2 का घनमूल ले लेगा, मतलब 8 का घनमूल 3 है, 8 का घनमूल 2 का पावर 3 है, और 27 का घनमूल 3 का पावर 3 है। यानी कि घनमूल बात करेगा तो ये 3 3 कैंसिल, 2/3 आ जाएगा। 2/3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो है, सेकेंड थर्ड फोर नहीं होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा, मतलब फर्स्ट हो जाएगा। देखिए ना, आज के दिन ही मेरा आवाज़ ख़राब होना था, बहुत ही मुश्किल से आप लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि 5 का क्यूब है, उसका सही मान क्या होगा। दोस्तों 5 को आप ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 5 × 5, तो 5 5 25, 25 25 125, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग जो है सो कर लेंगे। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 8 क्या है। देखो कभी भी दुनिया का कोई भी संख्या अगर उसका पावर 0 कर देना तो चुपचाप आंसर 1, चुपचाप आंसर 1, 0 और 5 3 नहीं होगा, ठीक है। चलिए x का पावर 0 है तो मान 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या हो, कोई भी चर हो चाहे अचर हो, पावर 0 रहेगा तो वैल्यू 1 हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि एक संख्या ए बी है तो इसका विस्तृत रूप क्या है। भैया इकाई, देखो हम लोग इकाई दहाई पढ़े होंगे बचपन में, मतलब आप लोग पढ़े होंगे, है ना, इकाई फिर दहाई पढ़े थे ना, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पे क्या बोला, ए बी, क्या बोला दोस्तों, ए और बी, तो बी हमारा आ जाएगा इकाई, बी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इकाई। मतलब इकाई मतलब 1 से गुना होगा, ठीक है, और ए आ जाएगा दहाई यानी कि 10 से गुना होगा। तो देखिए 10 गुना ए क्या हो जाएगा, 10 ए होगा कि नहीं होगा, होगा, और 1 गुना बी, बी 10 ए बी कहाँ दिख रहा है आप लोगों को, विस्तृत रूप बना है, बीच में प्लस आ जाएगा, सॉरी, 10 ए प्लस बी कहाँ हो जाएगा, 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2, 10 ए प्लस बी, है ना। बाकी 1 3 और 4 रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सवाल हमारा 9 का बी कर लेंगे, 2 कर लेंगे। सवाल नंबर 10 है। 10 में क्या है कि कौन संख्या 3 से विभाज्य है, जो 3 से कट जाएगा। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 40 में कट गया। अब 3 चौक 12, ये 2 नहीं कटेगा। 3 का 3 3 9, 10 11, 3 नहीं, ये नहीं होगा, मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 से आपका कौन डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, उसको लिखना है आप लोगों को। सवाल हमारा नेक्स्ट है कि निम्न में एक पदी व्यंजक, जिसमें दोस्तों एक पद हो, देखो इसमें 2 पद हैं, ये तो नहीं होगा, इसमें एक पद है ना, ये एक पद है, मतलब एक साथ सब मिले हुए हैं एक पदी। इसमें भी 2 पद हैं, ये नहीं होगा, इसमें भी 2 पद है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 12। 12 में क्या है भैया, 12 में बोल रहा है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। दोस्तों देखिए संख्यात्मक गुणांक यानी संख्यात्मक मतलब संख्या, और गुणांक मतलब गुना, संख्या वाला जो संख्या जो गुना किया हुआ है उसको निकालना है। तो देखो 2xy आप हमको बताएंगे, 2 है, x है, y है, आगे माइनस भी है, तो ये संख्या है क्या, x नहीं है, y संख्या क्या नहीं है, संख्या बचा कौन, -2, तो जी हाँ आंसर -2 उसमें गुना है, तो ऑप्शन -2 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में, है ना, यानी कि 2 में। चलिए सवाल समझ आ गया, सवाल समझ में आ गया होगा, आप लोग तो बहुत ही तेज हैं। सवाल नंबर 13 है, 13 है जो कि मेरा है ना। सवाल नंबर 13 है, क्या है जी, अरे कहाँ चला जाता है, हाँ देखिए a² - 2ab + b² का गुणनखंड क्या होता है भैया। तो a + b और a - b मतलब a - b का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, और ये टूटेगा तो a + b और a - b में टूटेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। a और b और d तो होगा नहीं, ठीक है, मतलब सी मतलब 3 में हो जाएगा। सवाल नंबर 14 देख रहे दोस्तों। 14 में क्या है कि x का स्क्वायर है यानी कि x का वर्ग है और 9 का गुणनखंड क्या होगा। ऐसे सवाल बहुत ही आसानी से आते हैं। देखो x का स्क्वायर है तो आप बताएं 9 किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा। अब आपने पढ़ा होगा a² - b² पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, तो इस तरह जब भी रहता है क्या होता है, एक हम लिखते हैं, एक प्लस में लिख देते हैं a + b और एक लिखते हैं माइनस में। सेम थिंग यहाँ भी करना है, सेम थिंग यहाँ भी करना है। कैसे करना है, देखो x का बदले x² हो गया था कि नहीं हो गया था, और 9 के बदले क्या किया था हमने, 3 का स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा x + 3 और x - 3। ये एक रूल है, पता है इस रूल का नाम क्या है, सर्वसमीका बोलते हैं इसको, अलजेब्रा, इसको बोलते हैं पता है, a² - b² = a + b a - b, उसी पे हम लोग तोड़ देंगे। तो देखो कहाँ है a + b a - b,
फर्स्ट में ही तो ऑप्शन है x+3 x-3, है ना, x+3 और x-3, ठीक तो है। बाकी देखो इसमें दोनों माइनस में है इसलिए नहीं होगा ये वाला, इसमें दोनों नो है कि नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सवाल 14 कंप्लीट हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 15। 15 क्या है जी कि 3x - 2 = 5 में x का मान क्या है। दोस्तों सॉल्व करते हैं इसको, कुछ नहीं करना है, चर को एक साइड रखिए और अचर को एक साइड रखिए, मतलब अल्फ़ाबेट को एक साइड और संख्या को एक साइड। तो देखो क्या है 3x + 2 = 5। संख्या को पहले एक साइड ले जाएंगे यानी कि बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो 3x यहाँ रह गया और 5 से ये +2 घट जाएगा, -2 हो जाएगा, उल्टा रहता है पता है आप लोगों ना। यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3x। अब क्या करना है, ये 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1, यानी x का वैल्यू पूरा प्रॉपरली 1 आ गया है। 1 कहीं दिख रहा है क्या? चलो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करके बनाएंगे आप लोग, एकदम हड़बड़ी नहीं करेंगे। एग्जाम में हड़बड़ी कीजिएगा तो गड़बड़ी हो जाएगा, इसलिए आराम से सॉल्व करके बनाना है। मैथ्स को हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है, आराम से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है किसी से। मतलब आप लोग बना के सॉल्व करके देखिएगा, जो आंसर आएगा वही कीजिएगा। बहुत तो क्या करते हैं, अपना दोस्त का, अपना जो भी है क्लासमेट्स जो भी बैठे हुए साथ में, उन्हीं का आंसर देख के मार देते हैं कि अच्छा वो मारा है 1 का 3 C तो C मार देंगे, और सोल्व भी नहीं करते हैं। ऐसा नहीं करना, सॉल्व करके आंसर करना है, ठीक है। 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, तो वह पूर्णांक क्या है। तो लगातार पूर्णांक जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है पता है, होता है 1x, क्या बोला गया है, 3 लगातार पूर्णांकों का योगफल 51 है, लगातार पूर्णांक, ठीक है। तो वो पूर्णांक क्या होगा, तो उतना खोपड़ी नहीं लगाना है, उतना दिमाग को डाइवर्ट नहीं करना है, सिंपल सा समझिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए। अगर 51 आ गया भैया तो सही है, तो गलती है। देखो जोड़ते हैं तो 15 15 30 31 होगी, 15 का 15 15 30 35 45 46 47 41 नहीं आएगा, इसमें ऑप्शन गलती हो गया। ये करते हैं देखो 16 का 16 16 32 होती है 48 48 48 हो गया इधर, 49 इधर हो जाएगा, 49 50 51, यहाँ ऑप्शन बी लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसे कर लेंगे जी, हाँ यही सही हो जाएगा। तो यही लगातार पूर्णांक है, 16 17 18, इसको जोड़ दें आपका 51 आ जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल 16 हो गया, 17 करते हैं एकदम जल्दी जल्दी। 17 में क्या है जी, 40 का कितना % 16 है। देखो 40 का कितना % को x मान लेंगे, बराबर क्या है 16 है। चलो x यहाँ करेंगे और काटेंगे इसको, हाँ 16/40, 2 16 20 बार में, और ये 4 बार में, और ये 10 बार में। 1 मिनट रुकेगा, आपको जो है ना % का मतलब 100 लेके चलना है, तब बना पाइएगा। देखिए क्या है, 40 का कितना %, तो मान लेते हैं x% है ना, जो भी है क्या है वो है 16, तो x% हम यहीं रख देंगे। और मत रखिए, क्या कीजिए पता है, x को x/100 ले सकते हैं, इंटू यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 16 था, 0 से 0 कैंसिल, है ना जी। अब 2 का टेबल से 5 बार में, और 2 का टेबल से 2 बार में। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे ये करना है 2x, इसको गुना करेंगे इससे 2x हो जाएगा, बराबर ये 16 25 80 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब 2 से काटेंगे तो 40 बार में आएगा, यानी कि 40 का कितना % 16 होगा, तो 40 मतलब ऑप्शन नंबर C, ठीक है, यानी कि 3। सवाल नेक्स्ट जो है कि 50 आमों के समूह में 60% आम जो सो बिल्कुल पके हैं, ठीक है। तो पके हुए आम की संख्या देखो, 50 का 60%, टोटल आम 50 है, 60% पका हुआ है, तो निकालिए 60/100, कट गया, 0 को 0 कैसे करेंगे सारे टाइम से, तो बचेगा कितना 30। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर 50 आम है तो 60% मतलब 30 गो आम पका हुआ है। चलिए सवाल, हाँ सवाल 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, 1 2 और 4 रॉन्ग हो जाएगा। वही बोलता है बिना पके हुए आम, तो आंसर होता है 20, है ना। चलिए सवाल नंबर 19 है। 19 क्या है जी, x का मान 1 लेना है, y का मान -2 लेना है, और इसका मान निकाल देना है। निकालिए, x का स्क्वायर है तो यानी कि 1 का स्क्वायर
प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 1 यानी कि 5। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 सी है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जी? 3, ऑप्शन नंबर सी। 1 2 4 रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर हमारा 20 है। 20 में क्या है? 20 में क्या है? 7 के घन का इकाई अंक क्या होगा भैया? 7 गुना 7 गुना 7। बस आपको याद नहीं देखना इकाई अंक 7 7 49। अब 49 को फिर 7 से गुना करना है, यानी कि 7 9 63। अब 3 है देखना लास्ट में, आगे नहीं करना है। और 7 चौक 28 होता है ना, 7 63 का 3, हाथ में 6 और 7 चौक 28 18 28 6 जो भी हुआ 29 30 31 32 33 34, यानी कि 343 आएगा। 343। तो लास्ट का इकाई अंक देखना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि 7 के घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। सवाल हमारा जो 21 देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 2000 है, तो 10% इस पर छूट मिल रहा है, तो आप उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? देखिए अंकित मूल्य मतलब उसमें जो टैग लगा हुआ है, उसमें जो लगा हुआ है मार्क, तो 2000 का घड़ी है, उसको पहले क्या करेंगे? 10% डिस्काउंट करेंगे, माइनस 10%। ठीक है, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं करते हैं, तो पहले 2000 का क्या करेंगे? 10% निकाल लेंगे। आप लोग को परसेंटेज आता होगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, फिर ये जीरो कैंसिल, बचा कितना? 200 रुपया। यानी कि 2000 का माल हमें 200 घटा करके मिलेगा, यानी कि 1800 में मिल जाएगा, है ना जी। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन 4 दिख रहा है। ए मतलब 1, बी 2 और सी 3 रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1800 में वो सामान मुझे मिल जाएगा, घड़ी मिल जाएगा, है ना। चलिए सवाल नंबर 22 देख रहे हैं। 22 में क्या है? 22 में हमारा 75 पैसे का 2 रुपये से अनुपात। देखिए पैसा रुपया अनुपात करना है, यानी कि पैसा को पैसा से, रुपया को रुपया से। तो यहाँ 75 पैसा चल रहा है, ठीक है, 75 पैसा को पी लिख रहे हैं। यहाँ पे 2 रुपया, 2 रुपया को 200 पैसा लिख सकते हैं, 200 पैसा लिख सकते हैं। 1 ग्राम 100 पैसा, 2 ग्राम 200 पैसा, तो पी से पी कैंसिल। आप देखिए 5 कट 15 पचे 75 15 बार में, और ये 5 कटल से 40 बार में, फिर 5 15 करना, 5 तिया 15, 5 8 40, यानी कि जो निकल के आया 3:8। अब 3:8 कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए दिख रहा है ना। आपका 2 3 4 रॉन्ग हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 23 देखते हैं दोस्तों। 23 में क्या है? 23 में है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? तो अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगी। 1 2 और 3, ए बी सी रॉन्ग हो जाएगा, डी यानी चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते हैं। 24 क्या है? 24 में है, आप लोग बताएंगे कि निम्न में कौन पाइथागोरस त्रिक है? पाइथागोरस त्रिक का मतलब यही होता है दो संख्याओं का वर्गमूल को, दो संख्याओं का वर्ग का योग तीसरा संख्या होना चाहिए। तो देखते हैं करके अगर मान लीजिए इसको चेक करते हैं। हाँ, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर बराबर 3 आना चाहिए। 1 मिनट भैया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको समकोण त्रिभुज आना चाहिए। समकोण त्रिभुज आप लोग को पता है ऐसा होता है, कैसा होता है? तो ऐसा होता है ना। तो यहाँ हम लोग ए ले लेंगे, यहाँ बी और यहाँ पे सी। अब देखेंगे तो पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी है और तीसरा संख्या सी है। तो ए को हम लोग मान लेते हैं ये वाला 1, बी को मान लेते हैं 2 और सी को मान लेते हैं 3। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर जो भी होगा वो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी कितना है दोस्तों? 1 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना है? 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, है ना। और यहाँ पे क्या है? यहाँ ए सी का स्क्वायर कितना है दोस्तों? ए सी मतलब 3 है ना, 3 का स्क्वायर 9। डायरेक्ट मैं 9 लिख रहा हूँ। तो यहाँ आपको देखना है कि कौन बराबर कर रहा है। तो देखो 8 और 1 9, यानी कि 9 = 9 हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में 9 = 9 आ जा रहा है। फिर भी देख लेते हैं सेकंड सवाल, सेकंड वाला ऑप्शन। चलो ए ले लेते हैं। देखो ए सी है ना, ए होता है ए सी स्क्वायर = क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। तो ए सी में क्या है? 4 का स्क्वायर, बी सी में 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया ये, और 3 3 9 हो गया। देखो तो 8 8 16 17 हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है,
ऐसे कर लीजिए ना, देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लास्ट वाला का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो कितना होता है देखिए, तो 16 बराबर 9 4 13 नहीं मैच कर रहा है, कुछ अलग आ रहा है। इसमें देखिए 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। देखो तो 100 होता है क्या, 6 4 10 का 0 बचा 1, 6 3 9 1 10, इसमें भी आंसर आ रहा है। अच्छा ऑप्शन नंबर 1 फिर से देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 फिर से देख लेते हैं, क्या है, एक है ना 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, मतलब यही होगा ना, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 बराबर 9। नहीं जी, नहीं, ये ऑप्शन पहला भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी यानी कि 3 सही लग रहा है, ठीक है। आप लोग सॉल्व करके देख लेंगे, ये सही लग रहा है। मतलब आपको देखना है कि कर्ण स्क्वायर का बराबर जो होता है लंब और आधार का योग के बराबर होता है, ठीक है, उसके स्क्वायर का योग के बराबर। इसीलिए हम लोग उसी में जो है सो सेट कर रहे हैं। मतलब आपको लेना है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इधर और इधर बराबर मिलना चाहिए। तो हमने देखा कर्ण किसको लेंगे, तो जो सबसे बड़ा कोण है उसको कर लेंगे। देखो यहाँ पे 10 है ना, 10 सबसे बड़ा है, 10 का स्क्वायर कर देंगे, ये 10 है। और लंब क्या हो जाएगा, लंब कोई भी ले ले, लंब मान लिया हम 6 ले लेते हैं, 6 का स्क्वायर। आधार मान लो 8 है, 8 ले लेते हैं, 8 का स्क्वायर। देखिए 100 आता है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इधर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64। तो 60 70 80 90 10 2 10 100 है ना, हो तो गया, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी चलते हैं, सवाल नंबर 25 है। 25 में क्या बोल रहा है कि एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य, एक प्रेशर कुकर का अंकित मूल्य 400 रुपया है, मतलब 482 रुपया है, और इस या 360 में उपलब्ध है, तो बट्टे की राशि ज्ञात कीजिए। मतलब समझ में आया, मतलब 450 रुपये का सामान 360 में दे रहा है, और उस पर बट्टा मतलब डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 100 से गुना कर दीजिए, 1010, ठीक है। अब 5 9 45, 5 दूना 10, 9 चौका 36, 0 यानी कि 40 दूना 80, 80% डिस्काउंट इसमें है। मतलब ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, बी। फिर समझ लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कुल दाम को नीचे लिखते हैं, जितना में मिल रहा है ऊपर लिखते हैं, और गुना करते हैं 100 से, जो आंसर आएगा हो जाएगा, ठीक है। तो 80 आएगा, 80 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है। चलिए 80% ना जी, आगे बढ़ें, बट्टे की राशि बोले ना, हाँ 80 रुपीज़। चलिए सवाल नंबर 26 है, यदि 16 पेंसिल का मूल्य 64 है तो 144 पेंसिल का मतलब पेंसिल कितने में खरीदे जाएंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, एक साइड पेंसिल लिखना है, यानी कि 16 पेंसिल का मूल्य 64 रुपया है, तो 144 रुपये का कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, पता लेना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और भागा मार देना है 64 से, यानी कि 16 गुना 144 बटा 64, तो 16 चौका 64, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 13 14 2 4 6 24, यानी कि 36 पेंसिल दोस्तों। ऑप्शन नंबर मेरा सी ऑप्शन आ गया, ठीक है, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। ओके चलिए सवाल नंबर देखते हैं 27 क्या है। 27 में है 45 व्यक्ति किसी काम को 13 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 39 व्यक्ति कब तक करेंगे समाप्त। तो सुनिएगा, 45 व्यक्ति 13 दिन, तो 39 व्यक्ति कितने दिन में, तो कुछ नहीं करना है, 45 बटा 13 लिखिए, है ना, 45 गुना 13 कीजिए और भागा मार दिए 39 से, 13 तिया 39 और 3 से कट जाएगा 45, 15 बार में, यानी कि 15 दिन में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, 15 दिन में वो कंप्लीट कर देंगे, काम को ख़त्म कर देंगे। चलिए सवाल हमारा 27 हो गया, चलते 28 नंबर सवाल है कि वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है जी। तो देखो ये वर्ग है, ये क्या है, वर्ग, बाह्य कोण समझ में आ रहा है, अंतर कोण 90 90 90 90 होता है, तो बाह्य कोण कितना होगा। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे,
तो बाह्य कोण से मतलब मान लीजिए ये भी इधर 90 निकलेगा, इधर भी 90 निकलेगा, इधर भी 90 निकलेगा, इधर भी 90 निकलेगा। तो 9 चौक 36 यानी कि 360 ही आएगा। 720 आएगा नहीं, 360 ही होगा। याद रखिएगा लगभग आकृति का जो है ना बाह्य कोण, मतलब आकृति कोई भी हो उसका बाह्य कोण पूछ देगा ना, वो 360 डिग्री ही होता है बाहर से, ठीक है। अंदर से भी वही होगा क्योंकि 90 जोड़ दिए 4 बार। चलिए सवाल नंबर हमारा 29 करते हैं। 29 में क्या है कि 500 रुपया जी, 500 रुपये का 5%, ठीक है, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज निकालें, यानी कि PRT इंटू बाई 100 ये करना है। मतलब मूलधन आपका कितना है, मूलधन आपका है 500 रुपया है ना, रेट कितना है 5% है, समय कितना है 2 है, बटा 100 कर दें, लो आ गया है ना, 5 25 25 दूना 50, यानी कि ऑप्शन नंबर C 3, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 30 देख रहे हैं। 30 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन 2D आकृति है। 2D देखिए घनाभ, घनाभ ऐसे रहता है, 2D ये है, आयत आपका नहीं है, बेलन भी नहीं है, शंकु भी नहीं है। तो बोला है क्या इसमें से कौन 2D आकृति है। 2D आकृति जो होता है ना वो होता है घनाभ। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 31 क्या है। 31 में देख पा रहे हैं कि निम्नांकित में से कौन आयलर सूत्र है, ठीक है। तो आयलर सूत्र रट लेंगे बाबू, क्या कि आ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में। तो F + B E+2, ठीक है, यानी कि F + B E+2 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट। F जो होता है फेस होता है, V जो होता है वर्टिसेस होता है ना, और E होता है क्या, एजेस होता है, और 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है सो 1 आंसर कर लेंगे। 32 का करते हैं, 32 का सवाल नंबर 32 क्या है जो पढ़ते हैं पहले। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण की लंबाई इतना इतना है, मतलब 24 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर है। चलिए समांतर यानी कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल को कैसे निकालते हैं पता है आप लोगों को। तो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या होता है, हाफ होता है इंटू डायगोनल 1 और फिर इंटू डायगोनल 2, मतलब विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। तो देखिए 1/2 लिख देना है। पहला विकर्ण कितना है, पहला विकर्ण 24 है, दूसरा विकर्ण कितना है 10 है, काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 24 × 5 4 × 5 = 20 का 0 हाथ में 2, 5 × 10 10 × 2 12 120। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 मतलब D, ठीक है। चलिए 33 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल 33 क्या है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है 1/2 गुना, है ना, इसमें होता है A + B, मतलब पहला भुजा प्लस दूसरा भुजा इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो 1/2 लिख दिए। पहला विकर्ण पहला जो आपका है भुजा 6 है, ब्रैकेट में लिखेंगे, दूसरा भुजा कितना 8 है, इंटू ऊंचाई कितना, ऊंचाई आपका 5 है, यानी कि 1/2 इंटू 8 × 6 = 14 इंटू 5, 2 × 7 = 14, 7 × 5 = 35। कहाँ दिख रहा है 35, ऑप्शन नंबर A, है ना, ऑप्शन नंबर 1 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए समलंब चतुर्भुज का सूत्र को याद कर लेंगे, 1/2 दोनों विकर्णों का योग, विकर्ण नहीं बोलते हैं, दोनों भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, ये फॉर्मूला बनाएंगे, बन जाएगा। चलिए सवाल नंबर 34 चलते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का कुल क्षेत्रफल होता है दोस्तों 6a², कहता है 6a² चाहे 6l², लेंथ स्क्वायर को बोलते हैं, है ना। तो क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर B यानी कि 2 राइट है। चलिए 2 हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 35। एक बेलन की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो 2πr/h पे लगा दें, 2π मतलब 22/7, r कितना है, r आपका है 14 है और h कितना है, h 10 है ना। तो 7 दूना 14, 22 दूना 44 दूना 88, 88 गुना 0 कितना हो जाएगा 880। एक मिनट कहीं रॉन्ग हो रहा है क्या, 22 दूना 44, 44 दूना 88, कहीं गलती की है क्या। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h, ठीक है। 2 × 22/7, r जो है ना 14 ले लेंगे और h आपका 10 ले लेंगे। तो 7 दूना 14, देखिए काटिए बढ़िया से, काटने कट गया। अब 22 दूना 44 दूना 88 दें 880 होगा, है तो ऑप्शन ठीक तो है।
कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी। दिखा क्या? चलिए दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर सी ये वाला है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर देखते 36 क्या है। 36 में है, यदि घन की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन होता है एल क्यूब, लेंथ का क्यूब लगा देना है। तो 8 का 3 बार आप गुना कर दें, 8 का क्यूब, 8 8 64, 64 8 कितना होगा? 8 चौका 32, 48 49 50 51 512 है ना। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख गया होगा, ऑप्शन नंबर बी 512 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 37 नंबर। 37 में क्या है कि यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 7-10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। वो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है बेलन का, यहाँ पे करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये होता है बेलन का आयतन। चलिए बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, मतलब त्रिज्या है 7 और ऊंचाई एच है 10। तो 7 से एक स्क्वायर ख़त्म, आप गुना करें 22 सत्ते है ना, 7 दूनी 14 का 4 बचा का 7 दूनी 14 15 और 0 था ना 10 यहाँ पे, तो 1540 ऑप्शन नंबर ए है ना, यानी कि 1। तो इस तरीके से 37 भी हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। आइए चलते हैं 38। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 6 3 और 2 है। क्या है? मीटर में है। तो घनाभ का आयतन होता है एल गुना बी गुना एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई कितना है? 6 मीटर, चौड़ाई कितना है? 3 मीटर, ऊंचाई कितना है? 2 मीटर। कर दें मल्टीप्लाई, 6 3 18, 18 दूना 36, यानी 36 का सेंटीमीटर, 36 का मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर में रहेगा। ठीक है, 36 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर है। ऐसे ही आपको इत्मीनान से आराम से सॉल्व करना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, मैथ्स ऐसे ही आसानी से निकल जाएगा। 39 नंबर है, घन की कुल कितने किनारे होते हैं दोस्तों? तो 12, घन के 12 किनारे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 40 है आपका, 4 का मिलान चिन्ह, 4 को लाइन खींच दो, आंसर आ गया। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 है ना। 41 चलते हैं, वर्ग अंतराल इतना और इतना, यानी कि 30 और 40 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? वर्ग चिन्ह जब भी बोलेगा तो 30 और 40 को जोड़ देना है, भागा मार देना है 2 से, तो 70/2 आया कितना? 35, ऑप्शन नंबर 4। वर्ग चिन्ह में जोड़ देते हैं ना, और भागा मार देते हैं 2 से। चिन्ह में क्या कर रहे हैं? चिन्ह से क्या होता है? चिन्ह का मतलब आप समझिए कि चिन्ह मतलब यहाँ लगेगा आपको माइनस जैसा है, इसको प्लस कर देना है और बटा 2 कर देना है, बस आ जाएगा 35। सवाल नंबर 42 है, वर्ग अंतराल 20 30 का वर्ग माप क्या है? देखिए वर्ग माप में क्या होता है कि डिफरेंस देखते हैं, माप मतलब कितना गैप है। तो 20 और 30 का गैप में 10 है, मतलब 10 का फ़र्क है ना जी। 30 से 20 घटा दीजिए, 10 निकल जाएगा, ये आपका वर्ग माप हो गया। सवाल नंबर देखते 43 क्या है, आंकड़ों के सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को क्या कहते हैं? सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों को बोलते हैं वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और परिसर। तो जी हाँ, परिसर। क्या बोलते हैं? परिसर, सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षणों का अंतर, और इंग्लिश में रेंज कहते हैं, है ना। हिंदी में परिसर या परास, और इंग्लिश में रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। चलिए हो गया 44। चलते हैं, हमारा सवाल अब अंतिम हो रहा है। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 44 क्या है कि वृत्त आलेख का दूसरा नाम क्या है? आयत चार्ट, पाई चार्ट, दंड चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो वृत्त आलेख का दूसरा नाम जो है ना वो है पाई चार्ट। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। नेक्स्ट सवाल है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने से हमें कुल कितना परिणाम प्राप्त होंगे? तो 2 सिक्का में 4 परिणाम प्राप्त हो सकेंगे, है ना जी। चलिए ऑप्शन नंबर 1। और वो कैसे होगा? कैसे मतलब कैसे 4 परिणाम होंगे? आपको पता है एक सिक्का में 2 परिणाम होता है, एक हेड एक टेल। ठीक है, तो आप 2 सिक्का उड़ाइएगा तो आपका एक बार आएगा, या तो एगो में हेड आएगा, एगो में टेल आएगा, या फिर दूसरा ये फर्स्ट टाइम उड़ाएंगे तब, सेकेंड टाइम उड़ाएंगे तो हो सकता है कि पहला टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, है ना। तीसरी बार उछालेंगे तो हो सकता है क्या कि दोनों बार टेल टेल आ जाए।
चौथा उठा लेंगे तो हो सकता है दोनों में हेड हेड आ जाए। इस तरीके से समझ लीजिए 4 परिणाम संभावित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका इसमें हो जाएगा 1A। अगला सवाल है 46, जिसको बोलते हैं पासा। पासा आप लोग देखे होंगे, जो लूडो खेलते हैं ना, गोटी को बोलते हैं, जो उछालते हैं हम लोग। जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसके सतह पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए पासा में जो है ना, ये पासा का जैसे लूडो गोटी होता है, पहले इसमें 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, फिर 6 होता है ना जी। तो सम संख्या का आपको निकालना प्रायिकता। देखिए सम संख्या 2, 4, 6 यानी कि 3 है। अब बटा टोटल परिणाम कितना होता है, 6 होता है, यानी कि 3/6 काटेगा कितना आएगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। कहीं दिख रहा है जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी। तो 1/2 परिणाम आएगा। ठीक है, इसका ये प्रायिकता। ठीक है, किसकी, तो सम संख्या की। चलिए सवाल नंबर 47 देखते हैं। एक थैले में 4 गो नीला और 2 गो हरा और 3 गो काला गेंद है। ठीक है, थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए गेंद हमारा मैटर नहीं करता है कौन निकालना है, बिना देखे निकालना है तो कोई भी निकाल लेंगे। तो कोई भी निकालेंगे एक ही ना जी, एक निकाल देंगे। और टोटल गेंद कितना रहेगा, 5, 2, 7, 4, 11, मतलब 1/11। यही होगा, 4, 2, 6, 6, 5, 11। ठीक है, 1/11 कहीं दिख रहा है। थैले के अंदर से बिना देखे एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। और रुकिए आगे कुछ बोल रहा है। इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद पीली होगी। ओहो, पीला बोल दिया लास्ट में, तो पीला यहाँ पे नहीं दिया ऑप्शन में कहीं। ये क्वेश्चन में एक थैले में 4 नीली गेंद है, 2 हरी गेंद है, 5 काली गेंद है। थैले के अंदर बिना देखे एक गेंद निकाल दी जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाली गई गेंद पीली है। अच्छा देखिए टोटल गेंद 11 है। ठीक है, तो देखिए हम लोग ये मालूम है, और 5 काला है, 2 हरा है, 7 को हो गया, 4 नीला है। तो 5, 2, 7, 7, 4, 11, 11 है, तो 11 है। और तो ऐसे क्वेश्चन को पता है गौर से पढ़ना होता है, फिर आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे 11 गेंद कंप्लीट हो जा रहा है, लेकिन कहीं भी ये पीली के बारे में जिक्र नहीं किया है, नहीं ना किया है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा ना 0 हो जाएगा। यानी कि 11 तो परिणाम है, लेकिन इसमें पीली गेंद कितना है, 0 है, यानी 0/11 आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 48 है। 48 में देख रहे हैं क्या कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा क्या, 0, 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं होगा। सवाल देखते हैं 49 क्या है कि बिंदु -3, -4 किस चतुर्थांश में होगा। ये आपका चतुर्थांश है, x है, x' है, और ये y है, ये y' है। इधर होता है प्लस प्लस, इधर होता है माइनस, इधर होता है माइनस प्लस, है ना। इधर होता है माइनस माइनस, यानी कि 3 में ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। तो वही तृतीय चतुर्थांश में हो जाएगा। ठीक है, -3, -4 का जो भी निकलेगा चतुर्थांश बिंदु निकलेगा सो, है ना। आखिरी सवाल है वो है कि बिंदु A, 2 और -5 में कोटि का मान क्या है। देखिए भुज बोलते हैं x को, और कोटि बोलते हैं, आप लोग समझदार है, किसको, y को। y कौन है, -5। ठीक है, और ब्रैकेट में पहला अक्षर x होता है, दूसरा y होता है। तो ब्रैकेट में पहला अक्षर मतलब लेटर संख्या जो भी है वो x हो गया 2, y हो गया -5, दूसरा वाला तो -5 हो गया हमारा कोटि, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरीके से हम लोगों ने 50 मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे और इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोग लगातार जो है सो और भी चैप्टर्स और भी सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे। अभी हमने साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, फिर मैथ्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, और साइंस का ही वीडियो लिंक आपको इस मैथ में मैं डाल दूंगा, आप देख लेंगे डिस्क्रिप्शन चेक करके। और आप लोग सारे क्वेश्चंस को समय रहते पढ़ लेंगे, शाम तक और वीडियोस आएगी, फिर कल सवेरे भी मैं तैयारी करा दूंगा एग्जाम से पहले, बाकी आप लोगों की तैयारी परफेक्ट हो जाएगा। तो जो भी क्लास 8 के विद्यार्थी हैं
अपना जो है सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा झारखंड के किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, और हाँ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप लोग जो है सो अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए सभी को थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, एंड सभी को धन्यवाद जो लोग देख रहे हैं हमारे चैनल को। और आपको इस चैनल पे जुड़ जाना है क्योंकि अब क्लास 9 का सिलेबस शुरू होगा जल्द ही आपके एग्ज़ाम खत्म होने के बाद, ठीक है। बाकी आप लोग 9 में जाने वाले हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। चलिए बाकी दोस्तों थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।